चे गुवेरा ने कहा है कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्र भी देखी है जिन्होंने संघर्ष सिर्फ इसलिए नहीं किया कि कहीं वो मर ना जाए। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास 100% रिसर्च वाला शो सत्य की विजय। आपने वो सुना है, थोड़ी सी लिफ्ट दिला दे, लिफ्ट हमको मिली है। अब इसको लिफ्ट लेकर फिर हमको उड़ान करनी है। मैं बधाई देना चाहता हूं उन्हें। उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और अच्छा काम चल रहा है उनका। उनकी यात्रा शुभ हो। अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो अपना है, वो करे, सब कोई बात नहीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भले ही अभी समय हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से सियासी बिसाच बिछाने में जुट गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद धीरे धीरे साफ होने लगा है कि यह यात्रा कांग्रेस को 2024 से पहले लिफ्ट कराने के लिए है, और तभी तो कांग्रेस ने अब इसका स्पेशल एडिशन भी निकाल दिया है। यानी जिस राज्य में भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगी, उस राज्य में अलग से यात्रा निकाली जाएगी। वैसे 2024 से पहले लिफ्ट तो सबको चाहिए, इसलिए सभी दल अपने अपने राज्य में यात्रा निकाल रहे हैं और अपनी सियासी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आजकल यात्राओं का मौसम चल रहा हो। राहुल गांधी तो पहले से ही भारत जोड़ो यात्रा पर है, बीजेपी और नीतीश कुमार भी इसमें पीछे नहीं है। आइए सबसे पहले आपको देश में हो रही उन तमाम सियासी यात्राओं के बारे में बताते हैं जो अभी चल रही हैं। यात्रा वाली सियासत। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है। जो जन आक्रोश यात्रा अशोक गहलोत जो कांग्रेस की सरकार है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने 18 जिलों में समाधान यात्रा निकाली है। खुद मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं कि गांव-गांव, जिले-जिले तक पहुंचकर कैसे समाधान किया जाए, इसकी यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस ने भी बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया है। ये दोनों यात्राएं बिहार में चल रही है, नीतीश कुमार साहब की भी और कांग्रेस की भी। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस ने सागर से पहाड़ तक की यात्रा शुरू करी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने सागर से पहाड़ तक की यात्रा को शुरुआत कर रही है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। तो ये लगातार यात्राएं चल रही हैं। कांग्रेस की ओर से ये बार बार कहने की कोशिश हो रही है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा जिस भी प्रदेश में प्रवेश कर रही है, उससे पहले उनका आमंत्रण पत्र समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं को जा रहा है। कुछ विपक्षी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ज़्यादातर नेता इससे किनारा करते दिख रहे हैं। हालांकि विपक्षी नेता राहुल की इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, लेकिन यात्रा में शामिल होने से बच रहे हैं। फिलहाल हिंदी पट्टी में तो राहुल को किसी बड़े विपक्षी नेता का साथ अभी तक नहीं मिला। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन से वो बड़े विपक्षी चेहरे हैं जो राहुल की यात्रा में शामिल हुए और किसने किनारा किया। ये यात्रा किस राज्य में कितने दिन रहा, ये भी समझ लेते हैं। तमिलनाडु में यात्रा 4 दिन रही। 39 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में 8 सीटें मिली थी। केरल में 18 दिन रहे, 20 लोकसभा सीटें 15 मिली थी। कर्नाटक में 21 है, 28 दिन और 2। आंध्र प्रदेश में 4 दिन रही। तेलंगाना में 12 दिन यात्रा रही है। वहां पर 17 में से 3 सीटें कांग्रेस को मिली थी। अब इसका जिक्र कर लेते कौन कौन से जो नेता हैं उनके साथ रहे हैं। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ आए। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की नेता हैं, वो आई। आदित्य ठाकरे शिवसेना के जो नेता हैं महाराष्ट्र में, वो भी उनके साथ आए। लेकिन अखिलेश यादव साहब जो अभी उत्तर प्रदेश में चल रही है यात्रा, उसमें 3 दिन चली थी, उसमें साथ नहीं आए। मायावती जी भी नहीं आई और बिहार के नीतीश कुमार ने भी उनको केवल शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा कोई पहली यात्रा है। देश में इससे पहले भी कई सियासी यात्राएं हुई, जिसका फायदा भी राजनेताओं को मिला। अब भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस और राहुल गांधी को होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम आपको वो यात्राएं दिखाते हैं जिनका सियासी फायदा राजनेताओं को हुआ। सियासी पद यात्राएं, ये चंद्रबाबू नायडू ने 2013 में की थी, जो उसमें 1700 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। फायदा ये हुआ कि 2014 में वो मुख्यमंत्री बने। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, उन्होंने 3300 किलोमीटर की यात्रा की थी 2017 में, और 2017 में पहले
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। जगन रेड्डी साहब ने 2017 में ही यात्रा की 3648 किलोमीटर की और 2019 में वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये वो बड़ी सियासी यात्राएं हैं जिनका फायदा हुआ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। निमंत्रण मिलेगा कह रहे हैं कि जैसे ही ये काम से अपना हो जाएंगे और जो हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बाद जब फिर बुलाएंगे और हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे तो उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम होगा। अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है वो अपना अपना है, वो करे सब कोई बात नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूं उन्हें। उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और अच्छा काम चल रहा है उनका, उनकी यात्रा शुभ हो। ये सवाल अभी का नहीं है, ये सवाल का जवाब आएगा जब चुनाव शुरू होगा। अखिलेश जी ने और मायावती जी ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और मैं मानता हूं कि सार्वजनिक रूप से किसी राजनीतिक दल के नेता को, किसी और दल के नेता को अपनी शुभकामनाएं भेजना बहुत बड़ी बात होती है। अब हमको ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि अब और भी करिए, आप भी जाइए। हम चाहते थे वो आए और आते तो उससे एक नई बात शुरू होती, एक नई बात दूर तक जाती। राहुल जी के कहने पर इतने लोग निकल कर आए हैं, सारे कांग्रेसी नहीं, कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोग भी आए हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस में, उत्तर प्रदेश में जान है, और अगर जान है तो फिर संभावनाएं हैं। इसको हम आगे और बढ़ाएंगे। ये हमको लिफ्ट दे दी है ना, आपने वो सुना है, थोड़ी सी लिफ्ट दिला दे, लिफ्ट हमको मिली है। अब इसको लिफ्ट लेकर फिर हमको उड़ान करनी है। अब तक भारत जोड़ो यात्रा में जो ज्यादातर विपक्षी नेता शामिल हुए हैं उनमें एक बात कॉमन थी कि उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी। इसी तरह तमिलनाडु में भी कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी है। यानी वो नेता हैं जो राज्यों में अब तक कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के साथ नहीं हैं वो अब भी दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 में राहुल विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? क्या यात्रा से 2024 में विपक्ष जुड़ पाएगा, या फिर क्यों विपक्ष के बड़े चेहरे राहुल की यात्रा से दूरी बना रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ हैं, एनसीपी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता बृजमोहन श्रीवास्तव साहब हैं, और वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र आशुतोष भी हमारे साथ हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक पत्रकारिता की समझ पर सब लोग हैरान रहते हैं। आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, बात आपसे शुरू करें। सलमान साहब को लग रहा है कि लिफ्ट करा दिया गया है, लिफ्ट हो गई है पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से। आप खुश हैं? कौन सी मंजिल तक पहुंचे हैं? विजय जी, भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य था और जो मकसद था, मुझे लगता है कि महत्व यह रखता है कि वो मकसद कितना पूरा हुआ है, और जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़े थे उस दिशा में जो इतने प्रयत्न हो रहे हैं, उन प्रयत्नों का सार्थक तौर पे विश्लेषण जब आप सभी लोग करेंगे, वरिष्ठ साथी लोग यहाँ आए, आशुतोष जी से हम लोग बहुत प्रभावित रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा निरपेक्षता से वो करेंगे। हम तो पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी का हमारा अपना एक ध्येय है, उस ध्येय के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कन्याकुमारी से जब ये यात्रा विवेकानंद जी के आदम का प्रतिभा पर हम माल्यार्पण करके जब हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने जब इसकी शुरुआत की थी, और जिस तरह से राज्य दर राज्य जिस राज्य में जाते थे तो लगता था आज यहाँ बहुत बड़े मात्रा में लोग आए हैं और बड़ा जन समर्थन मिला है। दूसरे राज्य में जाते थे तो उससे बड़ा, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया। देख रहे हैं आज जिस तरह से 112-13 दिन आज होने को है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये और आप जैसे शुद्धि पत्रकारों के बीच भी ये चर्चा का केंद्र है, सामान्य लोगों के बीच भी। आज का मैं उदाहरण सिर्फ देना चाहूंगा। मैं सामान्य परिवार के हम लोग हैं, सामान्य गतिविधियों में रहते हैं। आज मैं ओला से जा रहा था अपने कॉलेज के लिए, और ओला का जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर वो नहीं जानता था कि मैं कांग्रेस का हूँ, भाजपा का हूँ। उन्होंने कहा, भैया ये राहुल गांधी की यात्रा से बड़ा फायदा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है। वो टी शर्ट में भी वो जिस तरह से अपनी यात्रा कर रहे हैं, भाजपा बौखला गई है।
मैं उनके विचार को भी नहीं समझा कि वो किस विचारधारा से पहले से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है यथार्थ में ये हमारी उपलब्धि है, हमारा उद्देश्य जो था वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, नफरत और हिंसा के जो माहौल थे, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आज का जो वक्तव्य है और जो पिछले 2 साल 1 साल पहले का वक्तव्य है, दोनों का उदाहरण उठाएंगे और देखेंगे भाजपा के साथियों का भी, तो वो कहीं ना कहीं टोन बदला है। अब वो जिस तरह से गाली गलौज की भाषा की मर्यादा का जितने नीचे तक जाने की बात होती थी, चर्बी गर्मी वाली बात थी, धीरे धीरे वो कम हो रही है। अलग बात है सर्दी का माहौल है, हो सकता है सियासी गर्मी बढ़ेगी तो फिर वो शब्दावली बढ़ जाए इनकी, लेकिन अभी वो समझ में आ रही है कि अभी वो माहौल देश में नहीं है, देश में मोहब्बत वाला माहौल है। तो स्वदेश भाई भी देखिएगा जब चर्चा करेंगे तो वो प्रेम वाली भाषा ही बोलेंगे। ठीक है, सुदेश भाई तो प्रेम की भाषा ही बोलते मेरे सामने तो अक्सर। ब्रिजमोहन जी, ये शुभकामनाएं देने से काम चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद पूरा हो रहा है, विपक्ष एक दिखाई दे रहा है। विजय जी देखिए कि इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य का अगर मैं विवेचना करूं तो मुझे याद आता है जब राहुल जी ने इस यात्रा के पहले दिल्ली में सिविल सोसाइटी के साथ बैठकर एक बातचीत की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने ये फैसला कर लिया है कि यदि इस यात्रा को मुझे अकेला भी करना पड़े तो मैं पूरी करूंगा जी। ये जो उनका संकल्प था, इस संकल्प का असर हुआ है। और जैसा कि अभी कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि हर जगह लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है, और ये वो लोग हैं जिनके लिए ना किसी प्रकार का साधन किया जा रहा है, ना जिनको किसी प्रकार की मदद की जा रही है। ये सब प्रेरणा से उस यात्रा में जो शरीक हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी का जो सबसे पहला मकसद था कि वो इस बात को, जैसा वो कह भी रहे हैं कि उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे का निवेश किया भारतीय जनता पार्टी ने। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी कुछ लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने आदरणीय राहुल गांधी की छवि को इस प्रकार से डिस्टॉर्ट किया। तो सबसे पहली उनकी जो जरूरत थी ये बताने की थी कि वाकई वो राजनीति के प्रति गंभीर व्यक्ति हैं, और जब वो कोई संकल्प लेते हैं तो उसमें वो पूरी अपनी शक्ति और अपना पूरा मन उसमें झोंक देते हैं। ये उन्होंने इस पूरी यात्रा से साबित किया है। अब इसका एक दूसरा पहलू है कि क्या इससे विपक्ष उनके साथ आएगा। तो देखिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नफरत फैलाने की बातों से, महंगाई से और उनकी जो दूसरी नीतियां हैं जिनके कारण इस देश में जो जितनी उन्नति होना चाहिए उतनी नहीं हो पा रही, जो उनसे असहमत राजनीतिक दल के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और जनता भी है, वो सारे लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। ये जो भीड़ दिख रही है, जो लोग उनके लिए खड़े हुए हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे उनके इंतजार में खड़े रहते हैं। लोग तो खड़े रहते हैं, जो विपक्षी राजनेता है वो नहीं आ रहे ना। देखिए ना, विपक्षी राजनेता भी आएंगे जो लोग भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं है, अंततः गठवा उनको एक जगह पे आना पड़ेगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि देश में 12 करोड़ वोट लेने वाली पार्टी तो कांग्रेस है। बाकी की जितने विपक्षी दल हैं, जिसमें मेरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शरीक है, हम लोगों के पास इतने वोट नहीं है। जब गणना होगी तो ये तो नंबर गेम पे चलता है, किसके पास ज्यादा सांसद होंगे उसके साथ बैठ के बातचीत होगी। और इसके लिए मेरे नेता आदरणीय शरद पवार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो राजनीतिक दल जिस राज्य में जितना मजबूत है वहां हम उसको चुनाव में मदद करें और उसको चुनाव जीतने दें, और उसके बाद फिर हम लोग सब बैठ के तय करेंगे कि क्या करना चाहिए। जी सुदेश जी, जो एक तरीका है। सुदेश वर्मा जी, जैसे डॉक्टर उपाध्याय साहब ने भी कहा और ब्रजमोहन जी ने भी कहा कि यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है और आपकी चिंता बढ़ने लगी और अब आपका स्वभाव जो है थोड़ा मधुर हो गया है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। आप बताइए, आज आपके स्टेटमेंट ये मैं सुन रहा था खुर्शीद साहब को, शुभकामनाएं से खुश है। अरे शुभकामनाएं तो हमने भी दी थी इनको कि आप यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं, आपकी यात्रा सफल हो, भारत को आप अच्छे तरह से परख पाए, जान पाए और एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आप में आए। इसकी तो भारतीय जनता पार्टी कामना करती है। एक मैच्योर्ड राहुल गांधी देश के लिए बहुत पॉजिटिव होंगे जी। और जो इमेज बनाया है, जो चर्चा कर रही इमेज हमने थोड़ी ना बनाया है, इमेज तो लोगों ने बनाया है। हम इमेज बनाने वाले, बिगाड़ने वाले कौन होते हैं? अगर इतनी पावरफुल बीजेपी हो जाए तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। मीडिया वाले अब नहीं लिख रहे हैं, मीडिया वाले खुद ही दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, तो हमारा क्या लेना देना है। लेकिन इतना जरूर है
ये एक मुद्दा सबके सामने है कि शुभेच्छा देने के लिए खुद जो चल के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब जो यात्रा इंटर की है, मेजर स्टेट में इंटर की है जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रिवाइव करेगी कि नहीं, बिहार में रिवाइव करेगी कि नहीं, ये मुद्दा है। और वहां ना अखिलेश यादव छूने के लिए तैयार है, ना मायावती जी तैयार जी। हैं। तो इन सबको डर लगता है। सब देखिए, इनका जो कवायद है मुसलमान वोट के लिए है कि मुसलमान वोट कांग्रेस से बिछड़ गया है, तो कैसे वापस आए। और इनको मालूम है अखिलेश यादव जी को कि इनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा न हो कि रास्ता दिखाए तो इनका अपना वोट खिसक जाए। ठीक तो है। उनको राजनीति करनी है वहां की, तो वो जी। उनके साथ नहीं जा रहे हैं। सीधा सा बात है, इसमें ठीक। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। राहुल गांधी ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि बहुत बड़े लीडर इमर्ज करें, बाद में लोग उनको एक्सेप्ट करें, लेकिन एक्सेप्ट तभी करेंगे ना जब मेन रिवाइवल, मेन स्ट्रीम स्टेट जिसको बोला जाता है, वहां आप हो। वहां नहीं है आप। ठीक है। और ये यात्रा भी ये दिखाएगा। तो यही है, मुझे लगता है बहुत कुछ ठीक है। चर्चा के लिए तो अच्छी बात है, हम लोग भी चर्चा करते हैं जी। लेकिन बहुत इससे बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं होने है। वाला नहीं है। आशुतोष जी, आपने हमारे राजनीतिक मित्रों की बात सुनी है और आप गंभीर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऐसा मैं मानता हूं। मैं देख रहा था कि 318 लोकसभा सीटों पर ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसमें कांग्रेस के पास 2019 में सिर्फ 31 सीटें हैं। जो सारी बात सुनी, सलमान खुर्शीद साहब भी लिफ्ट कराने से खुश हैं कि लिफ्ट हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। ब्रजमोहन जी ने भी कहा कि शुभकामनाएं मिल रही हैं। आप कैसे इसको देख रहे हैं? सुदेश वर्मा जी को तो कोई चिंता है नहीं। विजय जी, मैं मानता हूं कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे अगंभीर राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं बुलाते हैं, आप गंभीर लोगों को ही बुलाते हैं जी। इसमें कोई शक है? नहीं। देखिए, दो तीन चीजें इस भारत जोड़ो यात्रा ने की है जी। पहली बात यह है कि राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी और उसमें उनके पार्टी के भी लोगों का हाथ था और उसमें भारतीय जनता पार्टी का तो खैर बहुत बड़ा हाथ था। उस छवि में एक गुणात्मक बदलाव आया है जी। और किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसके अपने सबसे बड़े नेता की छवि कैसी है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट कांग्रेस पार्टी के लिए है और मुझे लगता है कि ये जो प्लस पॉइंट है ये बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता का विषय होना चाहिए जी। दूसरी बात यह कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का काडर जो पूरी तरीके से जिसका मनोबल गिरा हुआ था और जिसको समझ में नहीं आ रहा था तो करे क्या, कम से कम उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि अगर इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अगर फॉलोअप एक्शन करती है, संगठन के ऊपर जोर देती है, तो फिर यह कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव और 2023 के सभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। चौथी बात यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी सुबह से शाम तक वो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है और हर राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो दूसरे राजनीतिक पार्टी को डिस्क्रेडिट करे, क्योंकि अगर उनको डिस्क्रेडिट नहीं करेगी तो उसका अपना स्टॉक नहीं बढ़ेगा, उसका अपना ऑरा नहीं बढ़ेगा जी। तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पार्टी को लेकर चिंतित दिखाई पड़ती है, क्योंकि आपको याद होगा कि बातचीत कहां से शुरू हुई थी। बातचीत शुरू हुई थी कांग्रेस मुक्त भारत से, और कांग्रेस मुक्त भारत से अगर बात यहां पर आ जाए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसका मतलब यह है कि खुद उनके अपने सोच में बदलाव आया है। यह मामूली बात नहीं है कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी और जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, जो ट्रेजरर हैं और हनुमानगढ़ी के महंत, ये अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को न केवल आशीर्वाद देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि एक अच्छा काम हो रहा है जी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए इसमें प्लस ही प्लस है, नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन इलेक्टोरल गेन कितना होगा, चुनावी तौर पर वोट में कितना तब्दील होगा, कितनी सीटों में बढ़ोतरी होगी, यह इस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद का फॉलोअप कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, राज्यों के अंदर नए नेताओं का चुनाव कैसे करते हैं। जी। सुदेश जी, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? आशुतोष जी ने कहा कि आपने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी और आज आप चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर है कि नहीं है, इसका क्या फायदा होगा। आशुतोष जी ने कहा कि गेन ही गेन है, इसमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। देखिए, जब एनालिसिस होगा ना विजय जी, तो निश्चित ही हम लोग सीरियस एनालिसिस कर रहे हैं जी। कोई पॉलिटिकल मडस्लिंगिंग की बात नहीं है। और किसी भी पार्टी का अगर सत्ता में आप आने का सोचते हैं, प्रधानमंत्री बनने का सोचते हैं कोई नेता, तो उत्तर प्रदेश बिहार में एक सब्सटेंशियल प्रेजेंस होना चाहिए। बिहार में देखिए नीतीश जी ने क्या कमेंट किया,
आपको बोल भी दिए, उसके बोले नहीं बैठ के बात होगा, सब लोग यात्रा कर रहे हैं, हम लोग भी यात्रा कर रहे हैं, तो अभी यात्रा मोड में है, उसके बाद बैठेंगे सब लोग। तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए आशुतोष जी ने बोला कि आशीर्वाद दे दिया संतों ने। अरे संत देखिए, तो महाभारत की जब लड़ाई हो रही थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो आपको याद होगा कि आशीर्वाद लेते थे फिर जाके लड़ते थे एक दूसरे के खिलाफ। ये तो भारत का कल्चर है हमारे। आप जाइए और मोदी जी से आशीर्वाद मांगिए, मोदी जी आपको आशीर्वाद देंगे कि नहीं आपकी यात्रा सफल हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो हमारा कल्चर है। लेकिन जो पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजिकल फाइट है, शुरू से ही बीजेपी बोलती रही है। अच्छा होगा कि जो एक आइडियोलॉजी के लोग हैं, जिनको आशुतोष जी समर्थन देते हैं लेफ्ट राइट दोनों तरफ से, तो आप बताइए कि वैसे आइडियोलॉजी के लोग अगर एक ग्रुप में आ जाएं और एक हमारी लीड में आइडियोलॉजी है वो और दूसरे कांग्रेस की लीड की, तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, लोगों को चूज करना बहुत आसान होगा। लेकिन इसमें जो आपका मेन मुद्दा आज है, इसमें क्या राहुल गांधी जी सफल हो रहे हैं? उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या लोग? कितने लोगों को जोड़ पाए? जो आपका मुख्य मुद्दा है वहां कंप्लीट फेलियर है जी। तो इसका मतलब है कि ये बाइपोलर नहीं होके मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट होगा और बीजेपी आप ऑटोमेटिकली हम लोग का ध्येय है कि 50% श्रीवास्तव साहब ने कहा कि अलग अलग राज्यों में हर राज्य अपनी ताकत बनाए। विजय जी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जब हमारा टारगेट है कि हम 50% से ज्यादा वोट से लाएं जी, तो फिर तो बनता नहीं है ना। ठीक है, आप लाख कोशिश कर लिए, अभी तो 2024 तो दिखता नहीं है कुछ, लेकिन ठीक है, ये डिबेट के लिए अच्छा इशू है। ठीक है, श्रीवास्तव साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? कि ये बात बिल्कुल सच है कि राहुल गांधी जी अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के समर्थकों का, खासतौर से मैं वो 12 करोड़ मतदाताओं की बात कहता हूं जिन्होंने 2019 में उनको वोट दिया था जी, उनके मनोबल को बनाने का काम इस यात्रा से तो निश्चित रूप से हुआ है। क्योंकि जो भी प्रचार हो रहा था और जो जैसा कि अभी आशुतोष भाई ने भी कहा कि हर राजनीतिक दल को दूसरे राजनीतिक दल को डिस्क्रेडिट करने का अधिकार है, कोई गलत नहीं है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जो मनोबल टूट गया था, उनको ऐसा लगता था कि कोई भी अब कांग्रेस को आगे ले जाने वाला नेता हमारे पास नहीं है, उसको पूरी तौर से राहुल गांधी जी की इस यात्रा ने पूरी तौर से ध्वस्त किया है। अब लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है और ये विश्वास उनके कार्यकर्ताओं का तो जो हुआ वो तो अपनी जगह पर, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से दूसरे लोग जिनका कि राजनीति से दूर का वास्ता नहीं है, वो लोग भी उसमें शरीक हो रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो गरीब और जो वंचित लोग हैं जिनको कि समाज में उनका अधिकार नहीं मिल रहा, जो महंगाई से पीड़ित है, जो नफरत की भाषा से पीड़ित है, जो बेरोजगारी से पीड़ित है, वो सारे लोग वहां पर कंधे से कंधा लगा के खड़े हो रहे हैं। वहां पे कोई धन्ना सेठ नहीं आ रहा है, वहां पे कोई करोड़पति लोग आके खड़े नहीं हो रहे उस यात्रा में। ये सारे वो जो लोग हैं जो वाकई जब किसी का साथ देते हैं तो फिर उसके साथ पूरी शक्ति से जुड़ भी जाते हैं, क्योंकि उनका कोई अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ नहीं होता। इसमें एक बात जरूर है जो कांग्रेस को करना चाहिए कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी को हम हटाना चाहते हैं तो हमको भी ये बताना पड़ेगा कि हमारा आगे का कार्यक्रम क्या होगा जो देश के लिए, देश को आगे ले जाने वाला हो। अभी उस पर मुझे लगता है चर्चा बची है और उस पर सामने मुद्दे आएंगे। अभी बीच में एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने भी इस मुद्दे पे इंगित किया है कि हम बैठेंगे और बैठकर एक कार्यक्रम बनाएंगे जिसपे कि ये बता सके कि हम आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं। तो ये चीजें भी सामने जब आना शुरू होंगी तो मुझे लगता है कि इस यात्रा का जो राजनीतिक लाभ जो लेना चाहते हैं वो फिर मिलना शुरू होगा या नहीं होगा, उस दिन अपन लोग इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे जी। आपने वो सुना है, थोड़ी सी लिफ्ट दिला दे, लिफ्ट हमको मिली है, अब इसको लिफ्ट लेकर फिर हमको उड़ान करनी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ उन्हें, उनका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है और अच्छा काम चल रहा है उनका, उनकी यात्रा शुभ हो। अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो अपना है, वो करे सबको, कोई बात नहीं। चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं, ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब हैं एनसीपी से, और सुदेश वर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष जी, श्रीवास्तव जी ने कहा कि जो मैसेज एक मिलना चाहिए था वो मैसेज अभी नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो एक पॉलिटिकल इलेक्टोरल मैसेज होना चाहिए था जिसका आपने चर्चा की, वो अभी क्लियर नहीं है? और दूसरी बात जो मेरे को लगती है, हमारे मित्रों ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया, तो क्या राहुल गांधी या कांग्रेस इस बात को कम्युनिकेट कर पाई है कि भारत टूटा हुआ था अभी, या भारतीय जनता पार्टी ने इसको बिल्कुल तोड़ दिया था और अब उसको भारत को जोड़ने की जरूरत है? देखिए, आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल तो इस बात को लेकर ये कि जो कांग्रेस का नैरेटिव
वो क्या है, और दूसरा सवाल उसका जो राजनीतिक और चुनाव से उसका लेना देना क्या है। देखिए, पहली बात तो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आज की तारीख इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी का जो नैरेटिव है भारत जोड़ने का, वो संदेश बहुत स्पष्ट है। और पहली बार 2014 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव सेट करती थी और उस नैरेटिव पर बाकी सारे लोग चलते थे, उसी पर चर्चा होती थी और उसी बातचीत होती थी, चाहे वो मीडिया सर्कल हो या फिर इंटेलेक्चुअल्स हो या फिर पॉलिटिकल सर्कल में हो। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले 3 महीनों से मैं लगातार देख रहा हूं, लगातार मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, उसमें यह कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, एक पैरेलल नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है। उसमें उनको कामयाबी भी मिली है और उस पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, टेलीविजन में डिबेट भी उसको लेकर हो रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी। मैं फिर इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि जो लोग राहुल गांधी की इस यात्रा को चुनाव से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा के फौरन बाद कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिल जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में स्वीप कर लेंगे, वो अलग तरीके की बात है। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या थी, मैं आज भी बता दूं कि कांग्रेस को 1998 में तकरीबन 8 या 9 करोड़ वोट मिले थे। सीटें उनको 141 के आसपास मिली थी। 2004 में भी उनको 8 करोड़ वोट मिला था। 2009 में उनको 10 करोड़ वोट मिला था। और आज जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो 2019 में कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो कम नहीं हुआ है। फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम की वजह से जो क्रिटिकल मास जो बीजेपी ने क्रॉस कर लिया है, उस क्रिटिकल मास तक पहुंचने में कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है, इसलिए उसको सीटों की संख्या लगातार कम हुई है या ड्रास्टिकली कम हुई है। तो लेकिन ये अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी आसानी से अपना खोया हुआ बेस पा लेगी तो वो संभव नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर गहरे सवाल 2011, 12, 13 में जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसकी वजह से लगे थे। जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी उस क्रेडिबिलिटी को रेस्टोर नहीं कर लेगी तब तक उसको जनता का विश्वास उस क्रिटिकल मास तक पहुंचाने लायक नहीं बनेगा। मुझे लगता है कि ये जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, उसमें एक पहला कदम कांग्रेस पार्टी ने बहुत कामयाबी से रखा है। कांग्रेस की जो ब्रांड इमेज है वो बदली है पिछले दिनों, और अब इस ब्रांड इमेज पे आपको पॉलिटिकल मैसेजिंग करनी है। अगर उसको कांग्रेस पार्टी कर ले जाएगी तो मुझे लगता है 2024 की लड़ाई इंटरेस्टिंग होगी। जी अजय जी, आशुतोष जी कह रहे हैं कि जो क्रेडिबिलिटी लूज की है वो अभी गेन करना थोड़ा सा बाकी है, उस तरह से काम नहीं हुआ है, और इलेक्टोरल जो गेन होना चाहिए उसकी संभावना फिलहाल नहीं दिखाई देती। देखिए, आशुतोष जी सच में एक बुद्धिमान और वरिष्ठ एनालिस्ट हैं और उनकी बातों को हम लोग भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं, और इस सच्चाई को स्वीकारने में मुझे थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं है कि हमने अपने ग्राउंड को खोया है पिछले सालों में। परिस्थितियां जो भी रही, या यूं कहें कि हम जितना थे वहीं पे रहे, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। कंपैरिजन करें यदि स्वदेश परमा जी की पार्टी से, तो कारण जो भी रहा, वैचारिक आधार पर हम किस हद तक इनके साथ लड़ पाए, नहीं लड़ पाए बाकी लोगों का, लेकिन ये सच्चाई है और अर्थमेटिक जो कहता है यही कहता है, इसको हम स्वीकारते भी हैं। कमी हमारी भी कुछ रही है, कुछ चीजें भी रही हैं, कुछ देश की परिस्थितियां भी वैसी रही हैं, उस पर अलग डिस्कशन का मुद्दा है। अभी जो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हमारी पार्टी का नेतृत्व वर्ग किया, और इसका सच बात है कि असर हमारे कार्यकर्ताओं के, सामान्य कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ा है। मनोबल बहुत ऊंचा है और उसका लाभ ये हो रहा है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलने का काम इस यात्रा के दौरान कई जगह में स्वयं भी शरीक हुआ और देखा मैं लोगों का जो तरीके थे उनके बातचीत का, लोगों से इंटरेक्ट करने का एक माध्यम मिला है। एक तरह से ये यात्रा साधन है, ये अंतिम साधन तो नहीं है, और साधन है कि कैसे हम आम जनमानस से जुड़े। और सच बात है, हमारी पार्टी भी कई वर्षों से इस लेवल का, इतने व्यापक स्तर का कोई यात्रा लीडरशिप के अंदर में नहीं की थी, जिसके कारण लोग थे ग्राउंड में, और वो दिख रहे हैं। जब हमारे नेता जब निकले तो एक एक गली में, एक एक शहरों में, छोटे कस्बाई एरिया में भी हमारे लोग इतने हजारों की संख्या में, शायद कई बार हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को एहसास भी नहीं था जितना लोग हमारे साथ हैं। तो उसका लाभ जब हम इसको फॉलो करेंगे, जब संगठन में इनका सदुपयोग करेंगे, इस दौरान जो हमारे लोग जा रहे हैं और मिल रहे हैं और उससे जो इंटरेक्शन बढ़ रही है, तो उनका कहीं ना कहीं हमें कई गुना लाभ इफेक्ट होगा, वो आने वाले समय में होगा संगठन के लेवल। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है
कि जो सामाजिक राजनीतिक चेतना का विकास होना चाहिए। विगत कई वर्षों में मैं मानता हूं, चाहे वो मेरे विपक्ष में ही क्यों न रहा हो, लेकिन जेपी आंदोलन का एक अपना अर्थ था। उसके बाद कई वर्षों तक कोई ऐसा सामाजिक राजनीतिक चेतना का केंद्र और इस तरह का कोई जनता के बीच जाकर के जागरूकता पैदा करने का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बना था जो पैन इंडियन हो। कन्याकुमारी से और कश्मीर तक हम पैदल यात्रा के तौर पे आए जी। तो ये अपने आप में एक अनोखा है और ये विचारणीय है, और ये सच बात है कि हमारे पार्टी के लीडरशिप को, पार्टी को लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक वैधता प्रदान करता है, और इस वैधता का लाभ हमें निश्चित तौर पे एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते मिलेगा। चुनावी संदर्भ में जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, हम भी इसको चुनावी संदर्भ में नहीं ले जा सकते और ये आकलन हम अभी नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सच है, ये सच स्वीकार थी, चूंकि आपका कार्यक्रम भी सत्य का विजय है, तो सच बात करनी चाहिए और विजय तो होगी ही जब सत्य होंगे। जी, बहुत शुभकामनाएं। सुदेश जी, जो दो बातें महत्वपूर्ण आई, आशुतोष जी ने एक बात कही कि जो कांग्रेस ने एक काम किया इस यात्रा से कि अपना पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया, ये एक गंभीर मसला है। दूसरी बात, आपसे ज्यादा अनुभवी कौन होगा यात्राओं के फायदे का, ठीक है, तो आप तो समझते होंगे कि कैसे यात्राओं के पॉलिटिकल मायने भी निकलते हैं और पॉलिटिकल गेन भी होते हैं। आपने बहुत यात्राएं करवाई हैं, की हैं, और फिर ये कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा ठीक 30 साल बाद 92 से 22, ठीक है, एक कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा करने वाले 92 में आज प्रधानमंत्री हैं हमारे यहाँ। अब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं 2022 में। विजय जी, आपने ठीक कहा, बीजेपी तो स्पेशलिस्ट है यात्रा में जी। यात्रा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, मैसेज क्या होना चाहिए, लेकिन बीजेपी की यात्रा को जब आप एनालाइज करेंगे, और आपने किया भी है अपने किताब में, तो उसमें जानते हैं आपको देखना पड़ेगा यात्रा एक आइडियोलॉजिकल बेस क्या था। आप एकता यात्रा की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी सारथी थे, जोशी जी लीड कर रहे थे जी, तो वो था कश्मीर में जो हुआ था उसको लेकर झंडा फहराने दो, कश्मीर भारत का अंग है, एक आइडियोलॉजिकल यात्रा थी जी। राम रथ यात्रा एक आइडियोलॉजिकल यात्रा थी, क्योंकि राम को हम सांस्कृतिक धरोहर मानते हैं, तो सांस्कृतिक यात्रा थी। उसके बाद स्वराज यात्रा भी हुआ, एडवांटी का आपको याद होगा जी। स्वराज यात्रा क्या था? स्वराज यात्रा में स्वराज से स्वराज की बात हुई जी, तो एक आइडियोलॉजी था। अगर इसकी बात करें, जो आपने आशुतोष जी से पूछा था प्रश्न, हम चाहते थे कि आशुतोष जी थोड़ा सा और इस पर इलेबोरेट करते। आप सोचिए कि भारत जोड़ो यात्रा, जोड़ो का मतलब कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है, एक नेगेटिव कोनोटेशन। भारत जानो यात्रा होता तो राहुल गांधी जी के लिए ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि संदर्भ क्या था, कांग्रेस के नेता टूट गए, हमारे साथ बहुत लोग आ गए, सीनियर लोग जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकता था, कसमें खा गए कि नहीं जा ही नहीं सकते, वो भी हमारे साथ आ गए, बोले कि नहीं भारत का अगर उद्धार होना है तो बीजेपी के प्लेटफॉर्म से होना है, इसलिए हम बीजेपी में आ रहे हैं। गंगो और कांग्रेसी लोग, तो राहुल गांधी जी निश्चित ही कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास किए। जो श्रीवास्तव जी बता रहे थे एनसीपी के नेता, वो सही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी भरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने खुद इस यात्रा के आइडियोलॉजिकल औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आपको याद होगा जब वो दिल्ली में बोले, ये तो मीडिया वाले हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब लोग ठीक से रह रहा है, कोई कम्युनलिज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं, सब ठीक से रह रहा है, ये मीडिया वाले परेशानी करते हैं। राहुल गांधी जी ने खुद बोला, तो भारत जुड़ा हुआ था, इसका मतलब यात्रा का कोई औचित्य नहीं था। तो राहुल गांधी जी को एक आइडियोलॉजिकल बेस खोजना पड़ेगा यात्रा का, जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो हम तो बोल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब है, भारत जुड़ा हुआ है भाई जी। ब्रजमोहन जी, बात राहुल गांधी जी ने भी कही भारत जुड़ा हुआ, उन्होंने यात्रा में देखा कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका सुदेश जी जिक्र कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये नेगेटिव कोनोटेशन है? और दूसरा जो सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा लग रहा है पूरी यात्रा में कि विपक्ष के जितने नेता हैं उनको राहुल गांधी से ज़्यादा मुकाबला है बजाय नरेंद्र मोदी के। वो सोचते हैं कि राहुल गांधी ना बढ़ जाए। देखिए, पहली बात का जवाब मैं सोचता हूँ शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि पूरे भारत में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई राजनीतिक दल है तो कांग्रेस है, जो पूरे भारत में है जी। बाकी के जितने भी दूसरे राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, अपने एक निर्धारित कार्य क्षेत्र में वो लोग काम करते हैं, वहां उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी पूरे भारत में उनकी उपस्थिति नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा से विपक्ष के जो लोग हैं उनको बल्कि एक किरण दिखती है
जिसमें उनको लगता है संभावनाएं दिखती हैं, जिसमें उनको लगता है कि अब राहुल गांधी जी चूंकि इस काम को संभालेंगे, हम सब लोग मिलजुल कर उनके साथ काम जब करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं लगता कि ये साथ अभी दे देना चाहिए था तो एक अच्छा माहौल बन जाता? मैं सोचता हूँ कि शायद देखिए राहुल जी ने भी इस बात को समझा और उन्होंने दिल्ली की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि हर राजनीतिक दल के अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं और उसको हमें समझना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस बात को समझ रहे हैं कि पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं और उनको ध्यान में रखकर वो अपनी बात कह रहे हैं। जैसे मैं आपसे दूसरी बात कहता हूँ विजय भाई, कि समर्थन ना देने से ज्यादा बड़ी बात है विरोध करना जी। किसी भी विपक्ष के राजनीतिक दल ने, किसी भी विपक्ष के नेता ने आदरणीय राहुल जी की इस यात्रा का विरोध नहीं किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक, अब समर्थन का मुद्दा है तो जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पत्र लिखा उसकी भाषा ये कहती है कि वो एक तरह से मूक उनका समर्थन था और अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक संदेश दिया। उसके कारण मैं सोचता हूँ कि उनके भी बहुत सारे सर, ये जो आपने शब्द काम में लिया पॉलिटिकल कंपल्शन, इसको मैं पॉलिटिकल समझदारी कहूँ तो कोई आपत्ति है? हाँ नहीं ठीक है ना, इसे अपन पॉलिटिकल समझदारी भी, राजनीतिक समझदारी भी कह सकते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल के अपने अस्तित्व का प्रश्न है विजय भाई जी। तो निश्चित रूप से उस पार्टी के नेताओं को, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन जब हम पूरे भारत के परिदृश्य में उसको देखेंगे तो हमको लगेगा हमारी राजनीतिक लड़ाई आखिर है किस पार्टी के साथ। आज अगर सपा की राजनीतिक लड़ाई या मायावती जी की राजनीतिक लड़ाई, शिवसेना की या एनसीपी की राजनीतिक लड़ाई अगर कहीं है तो हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी को ताकत के साथ उसके खिलाफ खड़ा हुआ दिखेगा वो हमें देखेगा और हम उसको देखेंगे। तो ये तो निश्चित रूप से। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, एक वनस्पति शास्त्र में एक अध्याय होता है प्लांट सक्सेशन, जिसमें ये रहता है कि अगर कोई बंजर जमीन है तो उस पर कैसे वनस्पति पैदा होती है, उसकी एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि राजनीति में भी ये पॉलिटिकल एक सक्सेशन की बात अगर अपन करें तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि एक विचारधारा, जैसा कि अभी बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता जी ने कहा, विचारधारा बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा है और वो एक प्रोग्राम लेके चल रहा है। दूसरी बात आती है कि जो नेता है उस नेता पे विश्वास, जो इस काम को करना चाहता है, तो वो जो विश्वास इस पिछले 7-8 साल में कम हुआ था उसको राहुल गांधी जी ने अपने अथक प्रयास से फिर से रिस्टोर करने का काम किया। ये उनकी दूसरी उपलब्धि है। अब तीसरी उपलब्धि आने वाले दिनों में आएगी कि जब इस पूरी यात्रा के बाद जब इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात शुरू होगी, वहां से तीसरी बात पता लगेगी। उस समय दिखा जाएगा क्या है। ये तो वैसी बात है, आजकल सर्दी का मौसम है, ईश्वर बहुत वर्षा करता है रात के अंधेरे में ओस की। अब हमको ये देखना है कि वो तो ओस तो अमृत है। अब अगर मेरे पास अच्छा बर्तन नहीं होगा तो मैं ओस को एकत्रित कैसे करूंगा? तो अमृत भी किसी काम नहीं आएगा। उसके लिए संगठन चाहिए, संगठन का प्रोग्राम चाहिए जो कांग्रेस को, जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। जी अजय जी, दो बातें हो गई। ब्रजमोहन जी ने कहा कि वो बर्तन आपके पास है कि नहीं जो ओस के अमृत को समेटे, लेकिन सुदेश जी ने जो बात कही कि नेगेटिव कनोटेशन की, कि यदि राहुल जी यदि हिंदुस्तान को पहले समझ लेते और कहते कि भाई भारत तो जुड़ा हुआ ही है, तो शायद इस यात्रा का कुछ और नाम रख लेते आप। देखिए स्वदेश भाई जेएनयू के हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, तो बड़ा सम्मान करता हूं उनका जी। और जेएनयू में तो मैंने अभी तक यही समझा था कि ऐड मैंने जोड़ो प्लस का मामला होता है, ये घनात्मक शब्द है। जेएनयू के सारे विद्वान आज बैठे हुए हैं माइनस। मैं दूसरे साथी को भी नमस्कार कर रहा हूँ, दूसरे साथी को भी, उनका तो सम्मान बहुत करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैं इन सब में जूनियर साथी हूँ यहाँ पे जी। और मैं अभी तक यही समझा है, इन्हीं लोगों से समझा है कि जोड़ो का मतलब प्लस होता है, घटाओ तो नहीं। भारत घटाओ यात्रा होता, भारत तोड़ो यात्रा होता, भारत कुछ और यात्रा होता तो समझता कि भाई चलो ये नकारात्मक है। भारत को जोड़ने में सभी धर्म, सभी संस्कृति, विविधता में एकता, जो भारत की पारंपरिक विशेषता है, भारत की संस्कृति है, उस संस्कृति में और ऐड करने की यदि कोई बात कर रहा है, जो चीजें बीच बीच में आई है, खाई पैदा हुई है समाज के अंदर, धर्म के अंदर, जाति के अंदर, समुदाय के अंदर, जो पॉलिटिकल लेवल पर इंटरफेरेंस जिस तरह से हुआ और जिसके कारण नकारात्मकता समाज में फैली, उसको घटा करके नफरत, हिंसा और डर को मिटा करके यदि हम प्रेम और शांति और सौहार्द को, यदि समरसता को यदि हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इसमें तो स्वदेश भाई को सबसे ज्यादा प्रशंसा करनी चाहिए। बाकी प्रवक्ताओं से मैं भाजपा के नहीं आशा करता हूं जी। अब कुछ उस तरह के लोग हैं जो कुछ भी आकर के करते हैं, तो उनसे मैं नहीं आशा करता। अब ये ठीक है, ये कैंपस फ्रेंडशिप है क्या? 10 सेकंड सिर्फ और दे देना, 10 सेकंड। दूसरी बात है वैचारिक आधार की बात है,
कांग्रेस पार्टी के पास कभी वैचारिक लेवल पर शून्यता की बात नहीं रही, वैक्यूम की कमी वैक्यूम नहीं रही। हम गांधीवादी, उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ सदैव आगे बढ़ने का काम किए, नागरिक अधिकारों को आगे लाने का काम सदैव करते रहे हैं। यही हमारी विचारधारा है। आज भी हम उन्हीं उद्देश्यों के लिए आगे लड़ रहे हैं। ठीक है, आज के डेट में वैसी ताकतें बढ़ गई हैं, बीच में सांप्रदायिक ताकतें बढ़ी हैं, सत्ता लोलुप ताकतें बढ़ी हैं, हार्ड मैं ये भी नहीं कहूंगा राइटिस्ट ताकतें कुछ बढ़ी, उनको सत्ता का लाभ हो रहा है। लेकिन हम वैचारिक आधार पर आज भी हमारी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत है। ठीक है, सुदेश जी आपको जोड़ना चाहते हैं का प्रयास कर रहे हैं। फिर मैं आशुतोष जी का फाइनल कमेंट चाहता हूँ। जी सुदेश जी। जी देखिए, बहुत अच्छे से इन्होंने रखा, लेकिन ये प्रश्न तो मैंने राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली में स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट से उन्होंने अपने प्रश्न जी, मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला अरे सब भाईचारे से रह रहे हैं, ये मीडिया वाले जो करते हैं कम्युनलिज्म, झूठ मूठ का डिबेट करते हैं सुबह शाम तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा स्टेटमेंट ही है अजय जी, ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेमेंट है। ठीक है, मैं उनकी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। उसमें 10% और भी लोगों के लिए कहा था उन्होंने, मोटे-मोटे 10% लोगों को लिए और कहा। हम भी मानते हैं उसको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन उस समय मीडिया भी उठाती है। मैं भी मानता हूँ उसको, भारत में बहुत भाईचारा है, सब लोग एक है, लेकिन मुसलमान को एक करके राहुल गांधी जी अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, ये भी बात सच्चाई है। तभी तो अखिलेश यादव जी और मायावती जी नहीं आ रहे हैं। ये तो राजनीतिक हकीकत है। देखिए, हकीकत से आप सर, सुदेश जी आपकी पार्टी ने, सुदेश जी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ, और इनको लिखना चाहिए था भारत के खोज में चले, भारत को जानो यात्रा होना चाहिए। ठीक है सुदेश जी, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप विपक्ष के नेता होंगे। सुदेश जी, आप जैसे प्रवक्ता से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ सम्मान रखे, क्योंकि आप तो बड़े ही उनके सहारे पर है। देखिए, ऐसा है ना, क्षेत्रीय दल जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए वो कांग्रेस में समाना चाहेंगे, वजूद को बचाएंगे, उनको डिसाइड करना है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं हर जगह, कांग्रेस को रीजनल पार्टी से भी लड़ाई करना पड़ेगा। उड़ीसा में तो देखिए होती थी ना कांग्रेस, बहुत बड़ी पार्टी, क्या हाल हो गया। अभी बीजेपी वर्सेस बीजेडी होगा, तो इसी तरह कांग्रेस रीजनल पार्टी के साथ नहीं लड़ पा रही है। जहां बीजेपी है वहां बीजेपी अच्छा कर रही है, तो ओवरऑल राजनीति में जब आप प्लॉट करेंगे तो इतना आसान नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि भारत को जानिए, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी एक मैच्योर्ड नेता के रूप में उभरे, जिससे कि एक सशक्त विपक्ष। अब चीन में कुछ, अब चीन का समर्थन कर दीजिएगा तो भाई लोग पप्पू आपको बोलेंगे तो हम भी समर्थन करेंगे ना, कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ गंभीरता से इशू उठाइए, आशुतोष जी घेरिए सरकार को, सरकार अगर विफल है तो घेरिए सरकार। जी आशुतोष जी, हालांकि ये मुझे लग रहा है कि पूरा जेएनयू कैंपस के सेमिनार जैसा हो गया है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि आप क्या एक कहना चाहिए एडवाइस दे सकते हैं कांग्रेस को कि क्या क्या चीजों में बदलाव किया जाना चाहिए था, क्या और होना चाहिए था, ताकि इसका पूरा नतीजा मिल सके। मैं एडवाइस देने की स्थिति में तो मैं नहीं हूं। आपका पॉलिटिकल अनुभव भी है, इसलिए मैंने कहा कि आप बता सकते हैं, आंदोलन से आप जुड़े रहते हैं। ना 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 ना, मैं तो सुदेश जी और हम एक ही दक्षिणापुरम के एक ही हॉस्टल के आसपास रहते थे, और सुदेश जी भी लेफ्ट लिबरल थे, और अब आजकल जो भाषा बोल रहे हैं पहले नहीं बोला करते थे, तो इनका बदलाव हुआ। मैं तो अभी भी अपनी विचारधारा पे कायम। देखिए, दो तीन चीजें। पहली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर हमेशा चिंतित रही है, 2014 के बाद भी और 2019 के बाद। और अगर आप नलिन मेहता की किताब को पढ़ें जो न्यू बीजेपी है, उसमें कांग्रेस बीजेपी का जो पार्टी के बाहर का कम्युनिकेशन है, उसमें सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर। तो ये अनायास नहीं जी, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी 2009 में उसको 7 करोड़ वोट मिला था, और 2014 में वो 7 करोड़ वोट बढ़ के 17 करोड़ वोट हो गया जी। तो कांग्रेस पार्टी अगर 12 करोड़ वोट पर अभी भी बैठी हुई है, तो अगर बीजेपी अगर जरा सी भी गलती करेगी तो ये 12 करोड़ वोट कब 17 करोड़ हो जाएगा, ये वो अच्छी तरीके से जानती है। ठीक है, बीजेपी आज की तारीख में बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के अंदर देखें तो बीजेपी को 27% वोट ही है, और बिहार में 23% वोट है, और ये दोनों राज्य मिलाकर 88 सीटें मिलती हैं। लेकिन वो एक ही राज्य में 50% वोट हैं, उत्तर प्रदेश में उनके पास। लेकिन ये दो राज्य वो हैं जहां 88 सीटें हैं जी, और 88 सीटों में महाराष्ट्र में भी पूरा विपक्ष एकजुट है सरकार गिरने के बाद भी, और बिहार में भी सारा विपक्ष एकजुट है।
ये दो स्टेट हैं जो दरअसल 2024 में बीजेपी की किस्मत को तय करेंगे। ठीक। अगर विपक्ष यहां एकजुट रहता, मजबूती के साथ लड़ता है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा। इसलिए अनायास नहीं है कि बीजेपी ने अभी से टास्क फोर्स बना दिया है, 5 बड़े नेताओं को रखा है और अमित शाह जनवरी के महीने में ही 11 राज्यों की यात्रा कर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारा और पॉलिटिक्स जो है वो संभावनाओं का खेल है। आशुतोष जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजमोहन जी, सुदेश जी और डॉक्टर अजय उपाध्याय कि आपने वक्त दिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या यात्रा से 2024 में विपक्ष जुड़ पाएगा। इस पर 72% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट किया है, वहीं 28% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी बहुत सारे लोग समझते हैं। अभी जो ताज़ा जो पोल है उसमें 45% लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे और नहीं में 55% है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इस यात्रा से कुछ फ़ायदा कांग्रेस को और अपोजिशन को हो सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, इस पर चर्चा करते। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।